हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्रासरूट एकेडमी। हम लोग जो है 100 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस की सीरीज में यूपी ट्रिपल एससी के हम 100 क्वेश्चन उठाते हैं किसी एक भी सब्जेक्ट के, उसको जो है कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो आज की क्लास में हम जो है इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें जो है क्या करेंगे, सबसे इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर, उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो, और जो इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सबसे पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज वो जो है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? वी एस वाडकर ने जो है भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। सबको पता है भीमबेटका की गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं से संबंधित के आसपास जो इसमें अन्य जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि साहनी से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन्होंने जो हड़प्पा की खोज की थी। किसने की थी? हड़प्पा शहर की जो है इन्होंने खोज की थी। और उसके बाद जो है हम देखते हैं जो भीमबेटका से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो वर्ष 2003 में क्या किया गया है, इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इंडियन एंशियंट हिस्ट्री को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री में प्रारंभ होता है पाषाण काल से। पाषाण काल के भी तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता में तांबे का प्रयोग मैक्सिमम होता था। फिर उसके बाद आती है कांस्ययुगीन सभ्यता जिसमें कांसे का प्रयोग होता था, और कांस्ययुगीन सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो उसके बाद आती है लौहयुगीन सभ्यता, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो वही सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ऑप्शन आपका जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कहाँ, ठीक इससे संबंधित ये पॉइंट आप लोग और याद रख लीजिएगा कि कांसे का निर्माण जो है वो कैसा हुआ, वो तांबे और टिन को मिलाकर जो है कांसे का निर्माण हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात यही कि उसमें कांसे का एक आविष्कार हुआ था, जिसमें तांबा, जो उससे पहले ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी उससे तांबा, और नई चीज टिन को मिलाकर कांसे का जो है निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग नहीं की जाती थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग क्या नहीं किया जा सकता था? सबसे पहले जो है लोहा। लोहा, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहला क्या है, पाषाण काल है। पाषाण के बाद क्या आता है? पाषाण के बाद आता है आपका ताम्रयुगीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था। फिर आती है कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता, इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये नगरीय सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, ये एक ही नाम है। और उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड की सबसे खास बात यह है कि वैदिक पीरियड में ही हमने जो है किसका, लोहे का आविष्कार हुआ था। कहेगा लोहे का आविष्कार। तो जब हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे आती है आपकी, यहाँ पे आती है कांस्ययुगीन। लोहे का आविष्कार कब हो रहा है? वैदिक पीरियड में हो रहा है। तो जब लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ होगा तो उसकी प्रयोग कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन इसका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो हड़प्पा सभ्यता के द्वारा लोगों द्वारा प्रयोग नहीं की गई थी वो क्या है? लोहा। ठीक है। लोहा उनके द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। कांसा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब जो है प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति किस स्थल से खोजी गई है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वो एक स्थल, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल दे देते हैं, वहां पर क्या क्या प्राप्त हुआ, वो एक जो है फैक्चुअल पार्ट है वो। अगला जब कभी इसका कोई हिस्ट्री का जो है हम लोग कोई सीरीज चलाएंगे तो उसमें जो है क्या कहाँ से प्राप्त हुआ, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस नदी के किनारे है, एक एक करके सब जो है आप लोगों को बताया जाएगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर हमको खोजना है। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध जो है लड़की की मूर्ति जो है किस स्थल से प्राप्त की गई है? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त की है, हड़प्पा से। हड़प्पा जो है वो हड़प्पा सभ्यता के दो बड़े जो शहर है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो बड़े शहर है। बाकी अन्य शहर भी हैं, रोपड़ है, जैसे कालीबंगन है, जैसे कोटदीजी है, जैसे जैसे बहुत से शहर है। तो उनमें से दो दो बड़े शहर है जिनको जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो उनमें से जो मोहनजोदड़ो शहर है वहां पे क्या पाया गया है, उसमें नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है। तो क्या आएगा, मोहनजोदड़ो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से संबंधित अन्य तथ्य हम लोग ये देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है? विशाल स्नानागार पाया गया है, विशाल अन्नागार पाया गया है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति पाई गई है। ठीक है ना। और क्या पाया गया है कि राजाओं, पुजारी राजाओं की जो है वो मूर्तियां पाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ,
इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है, जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति है, इसमें किस विधि का प्रयोग किया है, इसको बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो इसको बनाने में जो है द्रवित मोम विधि का प्रयोग किया है। द्रवित मोम, ग्लॉस वैक्स इसको जो बोलते हैं, वो जो मोम विधि होती है उसके प्रयोग करके इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संचित खुदाई निम्नलिखित किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रथम खुदाई जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग का जनक किसको कहा जाता है? भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है वो किसने की थी? वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम में। और उसका टाइम पीरियड क्या है? 1814 से 1893। ठीक है। और जो है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर भी पाई गई है इसमें, और भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? पुजारी राजाओं की मूर्ति अभी आपको हमने बताया था कि चार चीजें जो है हड़प्पा सभ्यता की मुख्यतः याद रखने वाली है। एक क्या है कि विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, जो क्या है वो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति, और अगला क्या है पुजारी राजाओं की मूर्ति। तो पुजारी राजाओं की मूर्ति कहाँ पाई गई है? वो मोहनजोदड़ो में पाई गई है। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी? राखालदार बनर्जी ने। अगर आपसे कोई पूछेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, वो राखालदार बनर्जी ने की थी। अगर हड़प्पा की कोई पूछेगा तो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की है? जो है वो की है दयाराम साहनी ने। किस वर्ष में? 1922 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो जो शहर का नाम है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मृतकों का टीला। एक ऐसा शहर जहां मृतकों के टीले उपस्थित है, वो है मोहनजोदड़ो का शब्द। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पसंदीदा शहर, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला है रहने की जगह, बिल्कुल गलत है। एक बाजार, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या है? माउंट ऑफ द डेड्स, मतलब कि मृतकों का टीला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनवाली सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख शहर वर्तमान में से निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बनवाली किस शहर में स्थित है? वो पूछ रहा है बनवाली जो है वो किस शहर में स्थित है? वो शहर है हरियाणा। हरियाणा में बनवाली हड़प्पा सभ्यता का ही, हड़प्पा जो नगरी सभ्यता थी जिसको आप लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कांस्यूगिन सभ्यता बोलते हैं, नगरी सभ्यता बोलते हैं, उसको सिंधु सभ्यता भी उसी को बोलते थे। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्यूगिन सभ्यता, नगरी सभ्यता, ये सब जो सब नाम है ये एक ही नाम है ना। तो उसमें पूछ रहा है कि उसका जो एक बनवाली शहर है वो किस किस राज्य में, आधुनिक भारत के किस राज्य में है? तो वो किस राज्य में? आपको हरियाणा में याद रखना है। किसमें? हरियाणा में। ठीक है। अन्य प्रदेश दिए हैं, उनके जो राज्य है वो हम लोग को याद रखने में। तो हम लोग देखते हैं कि गुजरात में कौन सा शहर है। गुजरात में जो है एक लोथल शहर जो है वो कहाँ कहाँ में है? लोथल। लोथल शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो गुजरात में पाया गया है। लोथल शहर की खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है बंदरगाह है। ठीक है ना। उसके संबंधित सबसे मुख्य बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी व्यापार होते थे उनका जो एकमात्र बंदरगाह था वह क्या था? लोथल था। ठीक है ना। अगला हम लोग राजस्थान में क्या है? राजस्थान में जो शहर है उसका नाम है कालीबंगन। ठीक है। कालीबंगन का है नाम, कालीबंगन। ठीक है। एक और शहर है गुजरात के कच्छ में ही, उसका नाम है धौलावीरा। ठीक है। धौलावीरा अगर पूछेगा कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है? वो स्थित है गुजरात में। ठीक है। वो कच्छ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पशुपति मोहर सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्त जो है वो कहाँ पे मिली है हम लोग को? वो मिली है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में सबसे चार पांच चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट मिली वो क्या क्या हो गई? विशाल अन्नागार, स्नानागार, नृत्य करती हुई मूर्ति, ठीक है ना, और क्या नाम है इसका? पशुपतिनाथ की मूर्ति, और ठीक है, और पुजारी राजाओं की मूर्ति। कुछ पांच चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा सभ्यता में हकारा मृतभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु सभ्यता के शुरुआती चरणों की विशेषता बताते हैं? तो इसमें क्या है? राखी गढ़ी। किसमें? राखी गढ़ी में कौन से? हकारा मृतभांड। इंडियन हिस्ट्री में जब आप क्या नाम है हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे तो आपको हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड पे जाएंगे तो मृतभांडों मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो एक तरह से वो डिफाइन करते हैं कि वो किस किस एरिया के हैं या किस काल के हैं या किस कालखंड में बनाए गए हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें है कि हकारा मृतभांड वो किस जो है शहर में प्राप्त हुए हैं? वो किसमें? राखीगढ़ी में मृतभांड हुए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाल मृतभांड, लाल काले मृतभांड, ठीक है, पेंटेड मृतभांड, ठीक है, व्हाइट ग्रे मृतभांड, ये सब जो है आपको बाद में जब कभी क्लास होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया है पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब स्वतंत्र भारत में जो हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो खोजा गया। तो जैसे सबसे पहली बात है, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो शहर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, ठीक है ना, तो इस वजह से उसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। मोस्टली सिंधु नदी के आसपास प्रारंभिक शहर खोजे गए तो उसको सिंधु सभ्यता कह दिया गया। लेकिन इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में स्थित जो है स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में स्थित, स्वतंत्र भारत में मतलब पाकिस्तान को अगर आप हटा देंगे तो जो भारत का अब का बाउंड्री है उसमें हड़प्पा सभ्यता का जो कौन सा शहर है जो खोजा गया है, तो वो खोजा गया है सबसे बड़ा शहर वो रोपड़, ठीक है ना, सबसे पहला शहर जो भारत में खोजा गया भारत की सीमाओं के अंदर। जैसे मान लो पहले तो पाकिस्तान और भारत एक ही था, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी, तो उस समय जो खोजे गए तो कुछ बड़े शहर पाकिस्तान में चले गए, जैसे हड़प्पा चला गया उसमें, ठीक है, मोहनजोदड़ो उसी में चला गया, वैसे बहुत से शहर चले गए। लेकिन जब भारत की सीमा के अंदर जो सबसे पहला शहर खोजा गया, वर्तमान भारत की सीमा के अंदर, पुराने भारत में वर्तमान भारत की सीमा के अंदर जो सबसे पहला शहर खोजा गया वो कौन सा है, वो है रोपड़। रोपड़ के शहर में, रोपड़ है पंजाब में, ठीक है, कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। कालीबंगन आप लोगों को पता है कहाँ है, राजस्थान में। लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में है, और ये क्या है, एक बंदरगाह है, ठीक है। अगला अखौड क्वेश्चन इस बार या इसको याद रख लीजिएगा, तो जो रोपड़ की खोज है वो किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। ये आंसर भी तो ये भी पूछ लेता है कि इस शहर की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। हड़प्पा की खोज की थी किसने, हड़प्पा की खोज की थी तुम्हारे, सॉरी, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो किसने की थी, वो राखालदास बनर्जी ने की थी। और ये जो है क्या नाम है, यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी थी, रोपड़ की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की का पहली बार प्रयोग किया गया, मतलब तांबे का पहली बार प्रयोग किस युग में किया गया था। तो सबसे पहले हमने क्रोनोलॉजी भी आप लोगों को बताई थी, अभी क्रोनोलॉजी क्या बताई थी, सबसे पहले आता है पाषाण काल, पाषाण युग में पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक होता था। फिर आती है ताम्रयुगीन ग्रामीण सभ्यता, ताम्रयुग ग्रामीण सभ्यता के बाद आपका आता है कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता, फिर उसके बाद आते हैं वैदिक काल की लौहयुगीन सभ्यता। तो तांबे का प्रयोग जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, ताम्रयुगीन सभ्यता में। ताम्रयुगीन सभ्यता हमारा कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। तो तांबे का प्रयोग जो है किसमें किया गया है, वो पाषाणकालीन युग में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, एकमात्र शहर जो बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है वो कौन सा है, वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, वो लोथल। लोथल हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी, ये पहली बात तो भोगवा नदी के किनारे है। आपसे पूछा किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज कब की गई थी, 1954 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, वो रंगनाथ राव के द्वारा। तो लोथल से संबंधित आपको 4 पॉइंट मिले हैं। एक 1954 में, किसकी 1954 में इसकी खोज की गई है, किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, और किसने की है, रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की है। ये एकमात्र बंदरगाह है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। 4 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, मतलब लोथल की जो है वो खोज किसने की थी, इससे ऊपर ही आपने देखा है किसने की थी, एसआर राव ने, रंगनाथ राव है पहला, एसआर ने, रंगनाथ, एस आर फॉर रंगनाथ और राव, ठीक है ना, रंगनाथ राव, ठीक। अगले क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया। डांसिंग गर्ल जो प्रतिमा है उसको बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, लॉस वैक्स विधि होती थी, द्रवित मोम विधि होती थी। द्रवित मोम विधि मतलब मोम रूपी विधि कहाँ पे है, ये ऑप्शन डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसमें जितनी भी मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता के दौरान देखी गई वो अलग अलग विधियों से बनाई गई है। कोई द्रवित मोम विधि से बनाया गया है, कोई पत्थर को काट कर बनाया गया है, कोई कई पत्थरों को शिलाओं को जोड़कर बनाया गया, वो अलग अलग चीजों तरह से बनाया गया। लेकिन जो कांस्य मूर्ति मिली है ये किसी से लॉक्स वैक्स विधि से, मतलब द्रवित मोम विधि से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु सभ्यता के पूर्व में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा। उसने कहा सिंधु सभ्यता के पूर्व, मतलब अगर आप ये सिंधु नदी ऊपर से भारत में बहती है, भारत में मैप आप जैसे देखेंगे तो ये सिंधु नदी बहती है, इसके इधर मतलब पूरे भारत में जो भाषा बोली जाती थी उसको उन्होंने क्या कहा, हिंदवी भाषा। हिंदवी भाषा हमारा कौन सा ऑप्शन है, हिंदवी भाषा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या कहा था, हिंदवी भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा संस्कृति में मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है। टेराकोटा होती थी उस समय की, मोहरें होती थी, उन पर जानवरों की आकृतियां अंकित होती थी। अंकतियां जो भी आकृतियां अंकित होती थी उसमें जो है किसकी आकृति नहीं है, वो गाय की आकृति नहीं है। किसकी नहीं है, गाय की आकृति। गाय का जो सबसे ज्यादा जो है प्रभाव, मतलब प्रभाव के एक तरह से जो सबसे ज्यादा आपको एक तरह से
नाम जो देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रचलन देखने को मिलेगा, वो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में गाय को जघन्य कहा गया है, ना मारने योग्य बताया गया है, पूजनीय गाय मानी गई है। इसमें वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड से पहले इन सब जानवरों का प्रयोग जो है वो टेराकोटा पर होता था। किसका होता था? बाघ का होता था, गैंडा का होता था, हाथी का होता था। वो पूछ रहा है किसका नहीं होता था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गाय। गाय का प्रयोग जो है नहीं होता था। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा नगर हड़प्पा काल में जो 3 नगरों में, एक ऐसा शहर था हड़प्पा काल का जो 3 शहरों में विभाजित था, मतलब अपर, लो, मिडिल और लोअर। अपर, मिडिल और लोअर मतलब कि उसमें अपर क्लास, किस बेसिस पे डिवीजन था ये तो स्पष्ट नहीं पता है किसी को, कि क्लास के बेसिस पे था या फिर क्या उसका रीजन था, वो नहीं पता है। हो सकता है कहीं पुजारी रह रहे हो, कहीं जो है कुछ अन्य कार्य करने वाले हो, कार्य के बेसिस पे विभाजन हो सकता है, क्लास के बेसिस पे हो सकता है, मतलब अर्थव्यवस्था के बेसिस पे होता है, वो किसी को नहीं पता है। लेकिन 3 उच्चतम, मध्य और निम्न 3 भागों में विभाजित था। कौन सा शहर था? वो था धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये कहाँ शहर है? धोलावीरा हमको बताया गुजरात में, गुजरात के कच्छ में। कहाँ? गुजरात के कच्छ में, ठीक है ना। अगला, धौलावीरा की एक खास बात और है, यहाँ से एक विशाल जलाशय, अगर विशाल स्नानागार आपसे पूछेगा, विशाल स्नानागार जो आपका प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लेकिन विशाल जलाशय पूछेगा, जलाशय मतलब कोई झील टाइप की होगी, वो कहाँ से प्राप्त हुई? वो धौलावीरा से प्राप्त हुई। कहाँ से? धौलावीरा से, ठीक है ना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है, ये हमको देख लेना है। तो सिंधु घाटी का एक शहर कौन सा है? वो है रोपड़। ये कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। लोथल पता है कहाँ है? गुजरात में। ये भी सिंधु सभ्यता है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, हम लोग देख चुके हैं। पाटलिपुत्र है जो है, ये कब, पाटलिपुत्र का जो सबसे ज्यादा ख्याति हुई है वो महाजनपद काल के समय हुए। तो पाटलिपुत्र जो है ये ना तो वैदिक पीरियड में आपको दिखाई देगा, ना तो हड़प्पन पीरियड में दिखाई देगा। ये कब दिखाई देगा आपको? ये दिखाई देगा मौर्यन पीरियड में, जो इन सब के बाद आता है, ठीक है। वैदिक पीरियड के बाद भी जब महाजनपद काल आता है, महाजनपद काल में जो मौर्य काल आता है, हर्यक वंश के बाद जो आता है, उसमें जो है पाटलिपुत्र का जो है सबसे ज्यादा जिक्र दिखाई देगा। टोटली अगर हम देखें तो महाजनपद काल के प्रारंभ से ही मगध का जो है, पाटलिपुत्र का जो है वो जिक्र होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जिन 3 शहरों का जिक्र है वो कौन है? वो है रोपड़ है, लोथल है और कालीबंगन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे। बिल्कुल सही फैक्ट है कि सबसे पहले जो है कपास की खेती जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ की थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती करते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर भी हम अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है वो, किस लिए सही नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया, गलत है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वो अन्नागार बनाते थे। अन्नागार मतलब कि कुछ एक भवन जैसा होता था जिसमें वो भोजन को, अपने जो है अनाज को सुरक्षित रखते थे। अनाज को सुरक्षित रखने की उनकी अपनी विधियां थी, जिसकी वजह से उसको लंबे समय तक जो है प्रिजर्व करके रखते थे। तो वो लकड़ी के किसी बक्से का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि जो है एक भवन बनाते थे जिसमें अन्नागार बनाते थे अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या, तीसरा ऑप्शन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ये तो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, हाँ बिल्कुल, कहाँ? रोपड़ पंजाब में मिला है। बलूचिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है, हड़प्पा के उसी के आसपास है। गुजरात में ठीक है, लोथल हमने गुजरात में देखा, धौलावीरा गुजरात में देखा, राजस्थान में हमने कालीबंगन देखा। लेकिन पश्चिम बंगाल गलत है इसमें, क्योंकि पश्चिम बंगाल इसलिए गलत है, अगर आप जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखेंगे तो पश्चिम में जो सर्वाधिक विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या, कहाँ पे है? मेरठ में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ही यहीं तक है, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी है, यहाँ से बहती है, उसके किनारे है आलमगीरपुर। इसके आगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ही नहीं हुआ है, तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सिंधु लोग जो है कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े बड़े पैमाने पर पालते थे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा कोई भी मतलब जानकारी या साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। तो एक ऑप्शन इसमें से सही हमको नजर कौन सा आ रहा है? वो है सिंधु सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिला है? घोड़ों की अस्थियों का अवशेष जो है वो कहाँ पे मिला है? सुरपोतदा। सुरपोतदा जो है, सुरपोतदा में जो है घोड़ों के अवशेष जो है मिले। ये कहाँ है? ये गुजरात में है, सुरपोतदा। तो गुजरात में आपको हड़प्पा सभ्यता के 3 शहर दिखाई देते हैं। सबसे पहला कौन सा? लोथल। फिर कौन? फिर आता है आपका धौलावीरा। धौलावीरा के बाद ये तीसरा कौन सा है? ये सुरपोतदा। सुरपोतदा की खास बात एक ये है कि वहाँ घोड़ों के अस्थिपंजर दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन अब तक यूपी ट्रिपल एससी में आए हैं, जब से यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होना शुरू हुआ है, उनको देख लिया है। अब हम लोग जो है वैदिक सभ्यता से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता से संबंधित पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया गया है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त 4 जो है वर्णों की व्यवस्था, 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनके उद्गम का जो है उनके जो है पैदा होने का रीजन जो बताया गया है, मुख, भुजा, जंघा, पैर, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद की 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, पहले से लेके 10 तक, ठीक है। 2 से लेके 7 तक मुख्य मंडल माने जाते हैं, बाकी क्षेपक मंडल माने जाते हैं। क्षेपक मंडल को कहते हैं बाद में जोड़े गए मंडल। लेकिन उनमें से जो पुरुष सूक्त है वो 10वें मंडल में प्राप्त किया गया। 10वें मंडल किस वेद में है, ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से किस आश्रम को संदर्भित करता है, किस आश्रम को, छांदोग्य उपनिषद। कुल जो है 108 उपनिषद है, ठीक है ना, 108 उपनिषद है लगभग। उनमें से अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग जानकारी, जो भी उस समय की उपलब्ध जानकारी होगी, जिस पूजा से संबंधित, जीवन से संबंधित या आचरण से संबंधित, वो सब जो है आराधना से संबंधित, उसमें से ये पूछ रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में किस आश्रम को संदर्भित किया गया है, मतलब कौन कौन से आश्रम जो है वो छांदोग्य उपनिषद में बताए गए हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में जो बताए गए हैं आपके, वो 3 आश्रम बताए गए, कौन सा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है, 3 जो है वो बताया गया। लेकिन अगर हम छांदोग्य उपनिषद के बाद एक जबालो उपनिषद है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें 4 जो है आश्रम के बारे में बताया गया। 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्ण कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन से, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य के बाद आता है तुम्हारा गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। अगर ये चारों आश्रम किसमें है, वो है जबालोपनिषद में, किसमें, जबालोपनिषद में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा शुरुआत के 3 आश्रम उनका जिक्र किसमें है, तो किसमें है, आपके छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने भजनों का संग्रह है। भजने मतलब ऋचाएं, आपने कोई भी अगर नॉर्मल किताब, सामान्य किताब, हड़प्पा सभ्यता से वैदिक सभ्यता में पढ़ी होगी, कोई भी किताब पढ़ी होगी, तो उसमें आपको बताया 1028 जो है, 1028 जो है वो ऋचाएं या भजन होते थे उसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1028, ठीक है। मंडल कितने होते थे, 10। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित थे उनको कहा जाता था होत्रा, होत्रा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद एक वह प्रक्रिया थी, जैसे मान लो पहले कुछ तो ऋग्वेद लिखे गए हैं, उनका तो लिखित वर्णन है। उपनिषद का सामान्य अर्थ याद थी कि कोई चीज जो आपने कोई वेद पढ़े हैं, अपने पास किसी व्यक्ति को बैठाना और उसको सिखाना, और फिर वो श्रुति पद्धति से चलती थी, मतलब आपने इनको सिखाया, फिर इसने किसी और को सिखाया, इन्होंने किसी और को सिखाया, तो पास बैठकर सीखना। उपनिषद का शब्द का अर्थ है पास बैठकर सीखना। तो पास बैठकर सीखना हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उपनिषद शब्द का अर्थ है पास बैठकर सीखना। अगला क्वेश्चन क्या है, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन सनो वरुणा निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा अपनाया गया है। वेदों में जो है वरुण देवता है, वरुण देवता जो है वो जल के देवता माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, जल के देवता। तो उनका जो श्लोक है, उनको उनको जो पूजा करने का जो उनका वो है, वो क्या है, आह्वान करने का, सनु वरुणा। सनु वरुणा जो है वो किस किस भारतीय सेना का है, ध्येय वाक्य है। तो ध्येय वाक्य है ये नौसेना का। नौसेना जल में कार्य करती है, वरुण जल के देवता है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किस सेना का जो है ध्येय वाक्य होगा, नौसेना का होगा। नौसेना मतलब कि ऑप्शन डी, भारतीय नौसेना, ठीक है ना। बाकी अब ऑप्शन आप लोग जो है भारतीय वायुसेना क्या क्या ध्येय वाक्य है, ठीक है, और रीच ऑफ मरीन वाच कंजर्वेशन, इन सबका ध्येय वाक्य आप जो है गूगल कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, किसी बुक में ढूंढ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लें। अगला देखते हैं, वेदों के अंतरिम भाग में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। वेदों के अंतरिम अंतरिम भाग को किस नाम से जाना जाता है, उपनिषद के नाम से। अंतिम भाग को, उपनिषद जो है वो वेदों के अंतिम भाग होते थे। वेदों के जैसे जैसे वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर जो है क्या नाम है, अरण्यक है, फिर वेदांग है, फिर उपनिषद है, ठीक है ना। तो जो अंतिम भाग है वो वेदों का है उपनिषद, क्या है, उपनिषद, ठीक है। अंतिम भाग है वो उपनिषद है, ठीक है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और द्रुस्वती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है। 2 नदियां थी, एक सरस्वती और एक द्रुस्वती,
इन दोनों के बीच का भूभाग मतलब दोआब को जो है किस नाम से जाना जाता है, वो आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मवर्त। ये थोड़ा नया फैक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए भी। तो ये क्या, इसको किस नाम से जाता है, ब्रह्मवर्त। इसको आप लोगों को याद कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार किसी एग्जाम में आपसे टकरा जाए। अगली बार देखिए कि ऋग्वेद के विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। मतलब कि ऋषि विश्वामित्र ऋग्वेद में विश्वामित्र और किन्हीं दो नदियों के बीच का संवाद है। वो किन के बीच का संवाद है, वो झेलम और सतलुज, सॉरी, व्यास और सतलुज के बीच में। ऋषि विश्वामित्र और व्यास और सतलुज बीच के बीच का जो है वो क्या दे रखा है, संवाद दे रखा है। किसके बीच का दे रखा है, व्यास और सतलुज और ऋषि विश्वामित्र के बीच का। ठीक है, आप लोग जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्रिकल माइथोलॉजी में नदियों से वार्ता, वृक्षों से वार्ता, ऐसा कुछ जो है बहुत आपको कहीं ना कहीं दिखा जाएगा। तो इसी तरह से आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य करते हैं। एक गद्य कृत कौन सा वेद है, वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद है आंशिक रूप से गद्य है, आंशिक रूप से जो है पद्य है। ठीक है, गद्य भी है और पद्य है। वो पूछ रहा है कि आंशिक रूप से गद्य, आंशिक रूप से गद्य और पद्य दोनों कौन है, वो है यजुर्वेद। ठीक है, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, जैसे ऋग्वेद के पुरोहित को जो है हूर्ता कहा जाता था, और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, अर्धवायु। क्या कहा जाता था, अर्धवायु। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसके दो भाग हैं, दो भाग मतलब इसके दो ब्राह्मण हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगर कोई पूछेगा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद किसके दो ब्राह्मण हैं, वो किसके हैं, वो यजुर्वेद के। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, हर वेद के कुछ ना कुछ ब्राह्मण हैं। जैसे सबसे पहले मान लो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऋग्वेद का कौन ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद के जो है वो है आपका ऐतरी और कौस्तकी। अगर कोई पूछेगा ऋग्वेद के दो ब्राह्मण बताइए, तो आप बताएंगे ऐतरेय और कौस्तकी। अगर आपसे कोई पूछेगा अथर्ववेद के दो ब्राह्मण बताइए, तो गोपत और सतपथ। गोपत और सतपथ किसके हैं, वो अथर्ववेद के हैं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद किसके हैं, वो यजुर्वेद के हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं कि उपनयन समारोह क्या है। ऊपर उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, मतलब उपनयन संस्कार क्या होता है। भारतीय हिस्ट्री में, अगर वैदिक हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, तो किसी भी व्यक्ति के कुल 16 संस्कारों का जिक्र किया गया। 16 संस्कार, अगर आप पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले गर्भाधारण से पहला पहला जो है वो शुरू होता है संस्कार, और अंतिम में अंतिम संस्कार मृत्यु तक जाता है। तो कुल 16 संस्कारों का जिक्र है। उनमें से ही जैसे जब जिस दिन जन्म लेता है वो जन्म संस्कार है, जिस दिन नाम लिखा गया वो नामकरण संस्कार है, जिस दिन जो है उसको जनेऊ पहनाया गया उसे उपनयन संस्कार है, जब उसको जो है चमत्कार होता है, उसके बाद विवाह विवाह संस्कार है, विवाह के बाद ऐसे बहुत है, बहुत से संस्कार है। तो उनमें से जो है उपनयन संस्कार जो है वो क्या है, बच्चों को जो है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराने से संबंधित। तो कितने संस्कार हैं, वो है 16। और जनेऊ संस्कार को द्विज संस्कार भी कहा जाता है। द्विज संस्कार का अर्थ यह है कि इस समय आपको एक तरह से वो दूसरा जन्म माना जाता है आपके कर्म के आधार पर। वैदिक पीरियड में तो जो ऋग्वेद है उसमें तो कर्म के आधार पर जो है इसका जिक्र किया गया है। तो जो है किस कर्म को आप जो है धारण कर रहे हैं, वो द्विज एक तरह से बताया जाता है। अगर हम देखते हैं सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है, सबको पता है सत्यमेव जयते भारत का जो है आदर्श वाक्य है, भारतीय देश का आदर्श वाक्य है। ये कहाँ से लिया गया है, ये सबको पता है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद ये किस भाग का है, ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद का एक पार्ट है मुंडको उपनिषद। ऋग्वेद का उपनिषद है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है, ये आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, वेदों के गद्य प्रकरण, जो अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद का आपको पता है ऐतरी और कौशिकी। ठीक है, गोपथ जो और सतपथ किसके हैं, अथर्ववेद के। ठीक है, और इस हिसाब से शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद किसके हैं, वो यजुर्वेद के हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं ब्राह्मण जो है वो गद्य पाठ है इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जो है सिद्धांत पर बल देता है, कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है आपका वो है उपनिषद। उपनिषद है जो ज्ञान के सिद्धांत पर जो है बल देते हैं। ज्ञान आपको बगल में बिठाकर उपनिषद सिखाए जाते हैं, वो जो है इस पर बल देते हैं। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। श्रुति ग्रंथ आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पास बैठकर सुनने ना। श्रुति है, उपनिषद श्रुतियों की एक पार्ट है। ठीक है, आप किसी और को सिखाते हैं, कोई और आपके पास बैठकर सीख रहा है, क्या कोई लिखित विवरण जो है वो नहीं होता है। यह है कि इसमें परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव के संबंध पर, मतलब कि आत्मा परमात्मा क्या संबंध है, परमेश्वर कौन है, क्या है, उनका क्या कार्य है, ऐसे संबंधित जो भी चर्चाएं हैं वो होती हैं। इससे संबंधित एक फैक्ट्री है, 17वीं शताब्दी में दारा सिकोर ने जो है क्या किया था, उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया था। सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए अकबर के नाम से दारा सिकोर ने इसका फारसी में अनुवाद कराया था। दारा सिकोर जो है औरंगजेब का भाई था। ठीक है ना, ये आप लोग देख ध्यान रखिएगा, और किसका, जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया है। ऋग्वेद में वैदिक पीरियड में
कई देवता थे, वायु के देवता अलग थे, वर्षा के देवता थे, जल के देवता अलग थे, अग्नि देवता अलग थे। तो उसमें सबसे ज्यादा महत्ता किसको दी गई है, वो इंद्र को दी गई है। इंद्र किसके हैं, चक्रवात एवं वर्षा के देवता हैं। इंद्र चक्रवात एवं वर्षा के देवता होने के साथ साथ, क्योंकि वर्षा कृषि जब अर्थव्यवस्था होती है, वैदिक पीरियड ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ग्रामीण व्यवस्था में कृषि का अपना महत्व होता है। कृषि के अपने महत्व में वैदिक पीरियड में जो आदमी वर्षा करा रहा होगा उसका भी महत्व होगा। तो इंद्र जो है उनके संबंधित 200 श्लोक जो है उसमें समर्पित है। तो सबसे सर्वाधिक मान्यता किसकी है, वो इंद्र की है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, इंद्र वर्षा के देवता हैं, वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर कृषि संबंधित ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और उसमें जो है कृषि का अपना महत्व होगा। तो जो है इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण होंगे। उनसे संबंधित कुल कितने जो है 200 जो है सूक्तियां जो है उसमें बताई गई है। अगर वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया किसके देवता हैं, वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। किसके, वर्षा एवं चक्रवात के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राचीनतम वेद कौन सा है, सबको पता है। सबसे पहले है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद। ठीक है, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे पहला वेद कौन सा है, वो है आपका ऋग्वेद। इसमें लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध एवं अपराधी का जिक्र है। तो ये बहुत वेग क्वेश्चन है। वेग क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आप इसको कॉमन सेंस से हल करेंगे। आप सारे ना तो वेद पढ़ने जाएंगे कहाँ अपराध लिखा है कहाँ अपराधी लिखा है, तो इसमें लिखा है निम्न से किस वेद में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र है, और ऑप्शन में ये सभी भी है। तो आप ये बात मान के चल सकते हैं कि जब भी कोई भी सभ्यता होती है उसमें अपराध और अपराधी स्वतः ही होंगे ही। ठीक है, अपराध करने वाले भी होंगे, अपराध रोकने वाले भी होंगे। तो इसमें क्या है कि किस वेद में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तो मनुस्मृति में भी आता ही होगा, अर्थव्यवस्था में भी, अर्थशास्त्र में ही आता होगा, और न्याय मीमांसा भी आता होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, उपयुक्त में से डी। ठीक है, उपयुक्त में से डी। अगला क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, मतलब ये किससे संबंधित है, सतपथ और तैतरी अभी आपको बताया हमने। सतपथ और जो है तैतरी, सतपथ और तैतरी। ठीक है, और ये क्या है, तैतरी के ही जो है इसके दो पार्ट है, ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो किस में है, किस में है आपके, ऑप्शन डी यजुर्वेद में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि अथर्ववेद के कौन है, अथर्ववेद के गोपद। अथर्ववेद में कौन आते हैं, गोपद ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। ठीक है, सामवेद में क्या होते हैं, तांडव एवं जैपनी। सामवेद में, सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीत का ओरिजिनल सामवेद से माना जाता है। तो आप तांडव होगा संगीत पे होगा, इसलिए इसका जो है ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं, तांड भी है और इसके जैमिनी। अगर तांड और जैमिनी दो ब्राह्मण पूछेगा तो सामवेद के हो जाएंगे। ऐत्रेय भी पूछेगा तो किसके हो जाएंगे, वो ऋग्वेद के हो जाएंगे। अगर गोपद पूछेगा तो अथर्ववेद के हो जाएंगे। और उसके बाद अगर पूछेगा आपसे तैतरी और सतपथ, तो ये किससे हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, तैतरी और सतपथ ये आपके हो जाएंगे यजुर्वेद से संबंधित। ठीक है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, गायत्री वेद सावित्री को समर्पित है। गायत्री वह मंत्र कहाँ पे है, सावित्री को। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का, इसके 10 मंडल हैं, किस मंडल में किसका जिक्र है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। जैसे 10वें मंडल को पुरुष सूक्त है उसमें। ठीक है, तीसरे मंडल में एक 7वां मंडल है सोम को समर्पित है। सोम जो है वो सोम रस के देवता है, उसमें उसको मानते हैं और उनको मानते हैं। और जो है तीसरे मंडल में है जो वो सावित्री, सावित्री मतलब गायत्री मंत्र का जिक्र है, वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10, ये तो आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, 1 से 7 तक पुराने मंडल हैं, उसके बाद के वो है क्षेपक मंडल है। अगला देखते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण, कुल 18 पुराण है भारतीय मतलब इतिहास में, वैदिक पीरियड में 18 पुराणों का जिक्र है। मत्स्य पुराण हो गया तुम्हारा, ठीक है, मार्कंडेय पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, बहुत से पुराण है। उसमें जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है, वो है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ऑप्शन आपका ये सही है। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण। ठीक है, और बाकी विष्णु पुराण है, वामन पुराण है, नारद पुराण है। ठीक है, और कौन से पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, क्या नाम है, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, बहुत से पुराण है ना। तो अगर आपसे से पूछे पुराना पूछेगा तो कौन सा है, तो पुराना आपको याद रखना है मत्स्य पुराण है। और जो कुल कितने पुराण है, वो 18 पुराण है। ठीक है, जैसे मान लो जो वामन अवतार में भगवान कृष्ण के भगवान के वामन अवतार का जिक्र है, विष्णु अवतार में विष्णु का जिक्र है। ठीक है, ये अलग अलग जो है वो है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा उपवेद नहीं है। उपवेद मतलब उपवेद नहीं है। उपवेद कौन सा है, हमको बताया ये धनुर्वेद उपवेद है, आयुर्वेद पर उपवेद है, शस्त्रार्थ उपवेद है, कौन सा नहीं, योग वेद जो है उपवेद नहीं है। योग वेद तो उपवेद नहीं है। ये ऋग्वेद का उपवेद कौन सा, अब वेद और उसके उपवेद देख लेते हैं। ऋग्वेद कौन सा, अब देखिए ऋग्वेद का उपवेद गंधर्व वेद, सामवेद का उपवेद शिल्पवेद, अथर्ववेद का उपवेद। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये किस कौन सा उपवेद नहीं है, वो योग वेद जो है किसी का उपवेद नहीं है। हमने जो है
हड़प्पा का सभ्यता से संबंधित आए हुए क्वेश्चन देख लिए हमने, वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन। महाजनपद काल, महाजनपद काल के संबंध में आपको सबसे पहले हम बता दें, महाजनपद काल 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, इसका जिक्र जो है, इसका जो आपको जिक्र, इसका जो आपका साक्ष्य, साक्ष्य इसका जो है आपको कहाँ से मिलता है, वो मिलता है अगर 16 महाजनपदों का, अगर आप जो है जैन धर्म का अंगुत्तर निकाय देखेंगे, सॉरी बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय देखेंगे, उसमें जो है 16 महाजनपदों का जो है वो जिक्र है। तो इसमें पूछ रहा है महाजनपद क्या होते थे। पहले ग्रामीण वैदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, फिर धीरे धीरे संगठित होकर नगरीय अर्थव्यवस्था, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने, फिर धीरे धीरे साम्राज्य की तरफ जाएंगे। तो जो हिस्ट्री है ना वो ऐसे एक दूसरे से लिंक करने की पढ़ने की चीज है। जैसे मान लो वैदिक पीरियड था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, फिर धीरे धीरे जनपद बनेंगे, मतलब थोड़ा सा और एक्सपेंड होंगे, जनपद के बाद महाजनपद बनेंगे, महाजनपद के बाद साम्राज्य बनेंगे, साम्राज्य फिर बिखरेंगे, फिर छोटे छोटे स्वतंत्र शासकों को जगह मिलेगी, फिर साम्राज्य बनेंगे। ऐसा ही हिस्ट्री में होता है। तो सबसे पहले महाजनपद काल जो है वो प्रारंभ हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है वो किसकी थी, वो थी आपकी मथुरा। मथुरा की राजधानी, 16 महाजनपद है उनकी राजधानियां हैं, वो आप लोगों को याद रखनी होगी। एक तरफ राजधानी लिख लीजिएगा, एक वो महाजनपद लिख लीजिएगा। जो इन चार में है उनके बारे में हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला महाजनपद वैशाली, वैशाली की जो है वो राजधानी है वज्जी, किसकी राजधानी है, ये वज्जी की राजधानी है। अगला चंपा, ये किसकी है, अंग की है, चंपा अंग की है। काशी किसकी है, वाराणसी की है। और मथुरा सूरसेन की है, आप लोगों को पता है। अगला हम लोग देखते हैं 6वीं एवं 14वीं शताब्दी के निम्नलिखित में कौन सा शक्तिशाली महाजनपद था। शक्तिशाली महाजनपद आपको पता है, महाजनपद काल का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो ये है 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो है सबसे शक्तिशाली कौन रहा है, वो आपका रहा है मगध। मगध, ठीक है, मगध पे ही आपके किससे ने शासन किया, मगध पे शासन शुरू होता है, जो है क्या नाम है, घनानंद से शुरू होता है, घनानंद बता रहा हूँ। नंद वंश होता है, हर्यक, सबसे पहले हर्यक वंश होता है, हर्यक वंश के बाद जो है सुसनाग वंश आता है, सुसनाग वंश के बाद कौन सा आता है आपका, नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद मौर्य समाज, मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के बाद धीरे धीरे गुप्ता आ जाते हैं। ये सब मगध में आसपास ही शासन कर रहे हैं। तो मगध जो है एक लंबे समय तक जो है शक्तिशाली क्षेत्र जो है क्षेत्र बना रहा है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी वो ऐसी थी जहाँ पर उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि वो गंगा के दोआब के आसपास का क्षेत्र है। तो जो है ये बहुत शक्तिशाली रहा, वहाँ पर लोहे का उत्पादन भी था, झारखंड और बिहार का जो है ऊपरी इलाका, ये सब जो है हर तरह से जो है वो आर्थिक रूप से भी सक्षम था। तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ साथ जो है ये शक्तिशाली कौन रहा है, वो मगध रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, बी सही है, ठीक है ना। आधुनिक पटना और पाटलिपुत्र एक ही है, मगध, ठीक है ना। अगला, राजा बिंबिसार के दरबार में उस चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान विष्णु की, भगवान बुद्ध की जो है निजी सेवक के रूप में गया था। सबको पता है निजी सेवक के रूप में महात्मा भगवान बुद्ध के कौन गया था, वो जीवक। जीवक किसका था, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार मौर्य वंश के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे हैं अशोक, ठीक है। उस क्रोनोलॉजी से अदर आप पहले देखिएगा, उससे पहले एक हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश में है बिंबिसार। बिंबिसार के जो वो कौन है, वो है जीवक। और जीवक को वहां उन्होंने किसके भेजा है, वो भेजा है भगवान बुद्ध की सेवा के लिए, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में आप लोग जानते हैं, बिंबिसार का ही पुत्र था, ठीक है ना। और इसको कुड़िक भी कहा जा सकता है, ये बहुत मतलब एक तरह से क्रूर शासक था, इसलिए पितृहंता भी इसको कहा जाता है। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। उसमें जो भी पुत्र आ रहे हैं, जो भी शासक आ रहे हैं, वो अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठ रहे हैं। और अजातशत्रु उन्हीं में से एक है। राहुल जो है ये भगवान बुद्ध के पुत्र हैं, इनको जो है बुद्ध धर्म के प्रचार विस्तार के लिए जो श्रीलंका भेजा था भगवान बुद्ध ने। तो इनसे अतिरिक्त जो है ये क्वेश्चन आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, जीवक। जीवक को जो है बिंबिसार ने उनकी सेवा करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हमने क्या क्या देख लिया है, महाजनपदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, वो देख लिए हैं। ऋग्वेद वैदिक पीरियड देख लिया है और हड़प्पन पीरियड देख लिया है। हम लोग अब देखते हैं जैन एवं बौद्ध धर्म। जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है, आदि पुराण किस तीर्थंकर का क्या नाम, संत चरित है। संत चरित मतलब उनका संग्रह, उनके आचार व्यवहार से संबंधित संग्रह किसका है, तो ये क्या है कि आदि पुराण। आदि पुराण किसका है, जैन धर्म के सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव का एक अन्य नाम है आदिनाथ। आदिनाथ या ऋषभ देव की एक ही लोग पर जाता है। उनका अगर सिंबल आपका देखेंगे, सिंबल भी पूछ लेता है, एक तरफ आपको दे देगा क्या नाम है जैन तीर्थंकर, एक तरफ उनके सिंबल दे देगा। तो आपको याद रखना है कि तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हैं,
24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक अन्य नाम है आदिनाथ, और उनका जो क्या नाम है वो है संकेतक है, मतलब संकेतक मतलब उनका जो वो है एक चिन्ह है वो कौन है, वो सांड है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लेते हैं तो कौन सा है, आदिनाथ। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आदिनाथ। आदि पुराण किसका है, आदिनाथ का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले होता है आदिनाथ कह लो उनको, या जो ऋषभ देव कह लो। ठीक है, कौन है, ऋषभ देव। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की किस उम्र में को परिनिर्वाण मतलब अंतिम मुक्ति महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। वो बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। 80 वर्ष की अवस्था ऑप्शन आपका भी सही है। किस और ये किस शहर में, इनको पता है किस शहर में हुआ था, उनको कुशीनगर में। अगला, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त किया, वो प्राप्त किया है पावापुरी में। महावीर ने, महावीर स्वामी को जो है मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ है, महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी से संबंधित आपको पड़ेगा तो आप पावापुरी लगाएंगे। अगर आप बुद्ध से संबंधित आपको पूछेगा कि बुद्ध को जो है वो महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप क्या लगाएंगे, उसके लगाएंगे आप कुशीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ प्रतीक क्या था। प्रतीक और उनके तीर्थंकर, ठीक है ना, जैसे ऋषभ देव के प्रतीक कौन है, सांड है। ठीक है ना, ऐसे ही महावीर स्वामी है जो 24वें तीर्थंकर हैं, जिनको जैन धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है, उनका जो प्रतीक है वो कौन है, सिंह है। इसी हिसाब से आपसे पूछा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका जो है सर्प है। सर्प आपसे कौन, सांप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, सांप। ठीक है, और 22वें कौन है, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी के कौन है, शंख। 22वें के शंख, 23वें के सर्प, और 4वें के शंख सर्प सिंह, तीन है ना, शंख सर्प सिंह। ठीक है, पहले सांड कौन, ऋषभदेव। ठीक है, आगे देखते हैं, त्रिपिटक के किस भाग को बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं कहा जाता है। त्रिपिटक 3 पिटक हैं, 3 टोकरियां हैं, बुद्ध के विचारों को बताने वाली, बुद्ध की ज्ञान को आगे बढ़ाने वाली 3 पिटक थे। त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। अभिधम्म पिटक है वो बौद्ध धर्म की जो फिलोसफिकल रीचेस हैं, मतलब आप उनकी जो फिलोसफिकल बातें हैं, जो उनका दर्शन है बौद्ध धर्म का, वो किसमें है, वो अभिधम्म पिटक है। और विनय पिटक में क्या है, विनय पिटक में जो है वो पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख है। और सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में जो है पारंपरिक शिक्षाओं को, विनय पिटक में क्या है, संघ का अनुशासन है। तो इसमें पूछ रहा है कि त्रिपिटक में कौन सा भाग बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा है, तो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा किसमें हो जाएंगी, हो जाएंगी सुत्त पिटक में। ठीक है, बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा किसमें हो जाएंगी, सुत्त पिटक में। और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का शब्द का क्या अर्थ है, लो वही क्वेश्चन आ गया। त्रिपिटक का अर्थ है 3 टोकरियां, क्या है, 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए हैं। सबको पता है कितने तीर्थंकर हुए हैं, आपको ही पता है, पहले से लेकर 24 तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव से कौन, महावीर स्वामी तक, तो कुल 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर कौन सा, ऑप्शन आपका भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध के दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है, तो कहाँ दिया, वो सारनाथ में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, वो कहाँ हुई है, वो ये कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, वो आप लोग याद रख लीजिएगा, वो है लुम्बिनी में। तो ये 4 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ उनको उन्होंने पहला उपदेश दिया, और कहाँ उनकी जो है वो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, ये 4 फैक्ट बहुत इससे संबंधित है, आप याद कर लीजिएगा। अगला, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना गया है। जैन धर्म के सबको पता है 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, वर्धमान महावीर स्वामी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर स्वामी, बुद्ध को पता है आपको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है, वो हुआ है बोध गया में। अब पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, वो हुई है उनको जंबिका ग्राम। कहाँ, जंबिका ग्राम। जंबिका ग्राम कहाँ पे है, ये जो है जंबिका ग्राम आपका जो है, जंबिका ग्राम आपका कहाँ पे है, जंबिका ग्राम जो है ये रुजपालिका नदी के किनारे है। जी, रुजपालिका नदी जो है वहाँ पे थी। ठीक है, रुजपालिका नदी के तट पर जो है महावीर को जंबिका ग्राम के आसपास जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है गुजारे। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध ने जो है बोधगया जाने से पहले 6 साल एक जगह जो है तपस्या की। उस जगह का क्या नाम है, उस जगह का नाम है कि डुंगेश्वरी गुफा। कहाँ पे, डुंगेश्वरी गुफा। ठीक है, बोधगया जाने से पहले जो है
हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं का संघ में पहली बार प्रवेश किया? पूर्व प्रारंभ में बौद्ध धर्म में जो है महिलाओं का प्रवेश नहीं था। फिर जो है प्रवेश प्रारंभ हुआ, तो वो पूछ रहे हैं कि किस स्थान पर सबसे पहला प्रारंभ हुआ, तो वो स्थान का नाम था वैशाली। और सबसे पहले बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली जो महिला थी वो कौन थी? सबसे पहले बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली महिला जो है वो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी वो भगवान बुद्ध की जो क्या मानी जाती है, एक तरह से मौसी लगती है, तो कौन है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्षों से पहले लिखा गया। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो पूछ रहा है कि बुद्ध की जो भगवान बुद्ध की अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों में मौखिक रूप से प्रसारित हुई थी, वो इस समय कहाँ पर संग्रहित है? कहाँ पर संग्रहित किया? तो वल्लभी गुजरात में एक जगह है, वहां पर संग्रहित है। वल्लभी साम्राज्य भी, वल्लभी मतलब एक तरह से वो राज्य भी रहा है। तो वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में ये। ठीक है, ये 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा ब्राह्मण ने की थी। किसने? देवर्षि क्षमा ब्राह्मण ने। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाता है, जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो भी जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने जब जो है अपना ज्ञान प्राप्त किया, तो वो एक जिन की अवस्था बोलते थे, जिसमें वो जिन का मतलब है विजेता, मतलब वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। किस पर? अपनी इच्छाओं पर, अपनी जो है क्या नाम है सारी मतलब बुद्धि का मतलब ज्ञान का प्राप्ति हो चुका है, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनके पास दुख का कोई कारण नहीं है। तो ऐसी जो है वो क्या है, इसको क्या जाता है? जिन। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता मतलब विजय प्राप्त किया इन्होंने। ठीक है, इसको निग्रंथ भी कहा जाता है। जब कोई आदमी जो है बंधन रहित हो जाता है, इच्छाओं से परे हो जाता है, तो निग्रंथ। जैन धर्म में एक और शब्द प्रचलित है इससे संबंधित, निग्रंथ। क्या? निग्रंथ मतलब बंधन रहित। तो जो आप बुद्ध की कोई मूर्ति देखते हैं, उसमें निवस्त्र देखते हैं उनको, वो हर तरह से बंधनों से मुक्त हो गए थे, तो उसको जो है। आगे देखते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? जैन धर्म के कई सिद्धांत है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वो क्या है? वो अहिंसा है। ठीक है, वो अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। सबसे 5 सिद्धांत कौन? अहिंसा सबसे पहले, जीवों के चोट ना पहुंचाना, सत्य मतलब झूठ ना बोलना, अस्त्य मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय मत करना, और तीसरा है ब्रह्मचर्य नीचे। तो अगर इसके बारे में देखें, जो 23वें तीर्थंकर तक थे, जो इनके 23वें तीर्थंकर तक, इन लोगों के जो 4 शुरुआत के 23 तीर्थंकर तक, 1 से 23 तीर्थंकर तक जो ये थे ना, उनके सिद्धांत थे वो 4 ही थे। कौन कौन से? उनका था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह। ब्रह्मचर्य को जैन धर्म में बाद में जोड़ा। किसने? महावीर स्वामी ने। तो ये जो है बाद में जुड़ा है। तो कुल मिला के कितने? और जैन धर्म का सबसे ध्येय वाक्य, सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसमें? वो है अहिंसा। ठीक है, हिंसा ना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो उसने भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान को किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? सबको पता है, निरंजना नदी। गौतम बुद्ध निरंजना नदी कहाँ पे है? बोध गया में, उसी के किनारे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम्म, गौतम बुद्ध ने एक चीज और है, बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। बुद्ध के जन्म को किससे प्रदर्शित किया गया है? जो उन्होंने गृहत्याग किया उसको किससे समर्पित किया गया है? ठीक है, उन्होंने फिर जो है ज्ञान प्राप्त किया उसको किससे समर्पित किया गया है? वो सब जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, वो किस मुद्रा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। पहला उपदेश, पहला उपदेश मतलब कि कुछ नया उन्होंने सिखाया इस धरती पे, तो उन्होंने एक तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धर्म का जो चक्र है उसको परिवर्तित किया। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो पहली मुद्रा थी धर्म के पहले उपदेश की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? अगर प्रथम बौद्ध संगीतियां कुल कितनी है? 3 है। अब लोग को इसके संबंध में याद रखना। इससे 4 फैक्ट जो है वो पूछा जाता है। किस वर्ष आयोजित हुई? ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई? किसकी अध्यक्षता में आयोजित थी? और उस समय वहां का उसका जो है राजा कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा गया निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम आयोजित थी? तो इससे संबंधित आप ये फैक्टर है, इसको याद रखें, RVPK। सबसे पहली राजगीर में, दूसरी वैशाली में, ठीक है, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। कहा? ठीक है, इस समय अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी पहली, किसके टाइम पे? और उसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 483 ईसा पूर्व। दूसरी की किसके टाइम पे हुई है? वो कालाशोक के टाइम पे हुई है, ये हुई है 383 में। चौथी है, तीसरी किसके टाइम पे हुई है? वो अशोक के टाइम पे हुई है।
अशोक के टाइम पे कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र में। ये कब? 255 में। ठीक है। तीसरी हुई है कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क कुषाण वंशी शासक था, और कनिष्क के टाइम पे जो है ये हुई है आपकी ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है। ये फैक्ट आप लोग जो है इससे संबंधित याद कर लीजिएगा। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, 16 महाजनपद। ठीक है। तो ये किस जैन धर्म की किस पुस्तक में, बौद्ध धर्म की किस पुस्तक में किया गया है? तो ये जैन धर्म का जो है भगवती सूत्र है। जैन धर्म का भगवती सूत्र है, उसमें किया गया, और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। ये दो जो है वो पुस्तकें हैं जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित से कहाँ बनाने का निर्णय किया गया? तो कुशीनगर में। क्या? कहाँ? जहाँ पर उनको कुशीनगर, कुशीनगर आपका ऑप्शन है। कुशीनगर से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है बुद्ध धर्म में, वहाँ पर निर्माण भगवान बुद्ध को कुशीनगर में ही प्राप्त हुआ था। ठीक है। इसलिए वहाँ पे उनकी 200 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। अगला है, भगवान बुद्ध को महानिर्वाण, फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया है, तो कहाँ हो गया है? वो कुशीनगर में। ठीक है। तो ये फैक्ट है। बोध गया किससे संबंधित है? उनको ज्ञान के प्राप्त हुआ है। ठीक है। और वैशाली वो उनका जन्म स्थान से संबंधित है। ठीक है। अगला हम देखते हैं, किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को दिव्य ज्ञान प्रचार करने के लिए किया था? किस स्मारक को किया था? महाबोधि मंदिर समूह का। किसका? महाबोधि मंदिर समूह का प्रयोग जो है उन्होंने उसको दुनिया में प्रचार करने के लिए था, बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप से जाना जाने लगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध के रूप में जानने लगा था, तो ऑप्शन बी सही है आपका, बुद्ध के रूप में। ठीक है। बुद्ध मतलब कि जिस व्यक्ति को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो तथागत है, वो जो है बुद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया तीर्थ क्यों है? बोध गया किस लिए फेमस है? अगर आप लोग लॉजिक लगाएंगे तो बोध गया इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर महावीर भगवान बुद्ध को जो है क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम कौन सा ऑप्शन देखते हैं? बुद्ध पैदा हुए थे। गलत ऑप्शन है, ये है आपका, ये कहाँ पे है? ये है लुम्बिनी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है, भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति से ही, बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ ज्ञान प्रक्रिया पहला उपदेश, ये गलत है क्योंकि यहाँ सारनाथ हो सकता है। क्या है? सारनाथ। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बौद्ध के लिए, बौद्ध धर्म के लिए सारनाथ किस लिए महत्वपूर्ण है? बोध गया किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि उनको वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ क्योंकि वहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध को जो है पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य किसका क्या अर्थ है? कैवल्य का अर्थ है, कैवल्य जो है बौद्ध धर्म का एक वो था जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता था, उस अवस्था को कहते थे कैवल्य। ठीक है। तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद जो है वो जीवन और मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त होता था, उसके प्रारंभिक प्रक्रिया को कहते हैं कैवल्य। ठीक है। तो ये क्या है? कैवल्य क्या है? इच्छाओं पर विजय है। इसमें इच्छाओं पर विजय का ऑप्शन सी। ठीक है। तो कर्मों के बंधन से धीरे, जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता था तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता था। कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ, इसका मतलब है वो जीवन मरण के चक्र से जो है वो मुक्त हुआ, तो उसको कहते थे निर्माण की प्रक्रिया। तो ये प्रारंभ होती थी कैवल्य से, जाती थी कहाँ तक? निर्वाण तक। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देख लीजिएगा, जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक जो है ज्ञान। तो ऑप्शन डी सही है। क्या? सम्यक विश्वास होना चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए, सम्यक ज्ञान। ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य जो है अब तक की हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया? हमने देखा हड़प्पा, फिर वैदिक पीरियड, फिर महाजनपदा, और अब हम कहाँ पे आ गए हैं? अब आ गए हैं बुद्ध और जैन धर्म को देख लिया। अब हम लोग आ गए हैं मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य पे। तो मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य से पहले अगर हम आपको हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं तो कहाँ से पाषाण काल से शुरू हुई कहानी। पाषाण, उत्तर पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण से कहाँ पे आए? हमारे ताम्रयुगीन सभ्यता, जहाँ पर तांबे का हुआ। फिर कांस्ययुगीन सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक पीरियड में आए। वैदिक पीरियड में लोहे का आविष्कार देखा हमने। वैदिक पीरियड के बाद लोहे का, और फिर आए महाजनपदा काल में, और महाजनपदा काल के बाद अब हम आते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल में, महाजनपद काल में ही मगध पे जो है कई शासकों ने जो है कई वंशों ने, राजवंशों ने शासन किया। उसके बाद मौर्य जनपद तक की कहानी है। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद। घनानंद को हराकर कौटिल्य की मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर बैठे। तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? मौर्य काल पे आ गए हैं। अगर क्रोनोलॉजिकल हिसाब से देखें
अभी तो हमने ओवरव्यू दे दिया है, जब कभी क्लास होगी तब इसको अच्छे से बताएंगे। तो सबसे पहले मौर्य एवं मौर्य साम्राज्य में पहला क्वेश्चन यह है कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख, जिसका निर्माण मौर्य शासक के शासन काल में हुआ था, किसके काल में हुआ था? जो जो सुदर्शन झील है ये गुजरात में स्थित है, भारत की पहली मानव निर्मित झील मानी जाती है। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और कहा था चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त, वो उस समय जो है वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने करा था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील निर्माण का श्रेय किस मौर्य उत्तराधिकारी को जाता? अब क्या है? अधिकारी। अधिकारी कौन? राज्यपाल। राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक सबको पता है, कौटिल्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से, जिनको हम लोग कहते हैं, उनकी सहायता से किसने किया था? किया था उनके चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का सबसे पुरानी मानव निर्मित झील का माना जाता है, जिसका इतिहास 300 वर्ष पुराना है? यही क्वेश्चन 2-3 से कर रहे हैं। कौन सा? कौन सी? सुदर्शन झील, गुजरात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों में सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र नहीं है? तो जो है अशोक के टाइम पे 4 जो है वो राजधानी थी, उत्तरापथ थी, दक्षिणापथ थी। ठीक है, सबसे पूर्वी राजधानी, पश्चिमी राजधानी, 4 प्रकार के, उनमें से निम्न में से कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। तो निम्न में से स्लाइड चेंज हो गई है। हाँ, उत्तरापथ। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? वो जो है आपका इंद्रप्रस्थ नहीं है। इंद्रप्रस्थ जो है ये मध्य भाग माना जाता है। अगर आप इसको यहाँ देखिए, इंद्रप्रस्थ यहाँ पर स्थित था। इंद्रप्रस्थ के अतिरिक्त आप लोग पूछेंगे उत्तरापथ कौन था? उत्तरापथ में है आपका तक्षशिला। ठीक है, दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी था। ठीक है ना, और सबसे कलिंग जो है वो इधर, सबसे इधर था कलिंग। और सबसे इधर पश्चिम में कौन था? पश्चिम में था तुम्हारा जो है उज्जैनी। ठीक है, ऐसे आप देख लेंगे। तो जो मध्य में है वो इंद्रप्रस्थ है। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? वो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार को रुचि थी? बिंदुसार को जो रुचि थी वो आजीवक संप्रदाय में थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरे भारत में कई धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, आजीवक संप्रदाय है, ऐसे बहुत से संप्रदाय हुए। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चारवाक संप्रदाय है। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण है, कौन सा? वो है आपका आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मक्खली गोसाल माने जाते हैं। ये ऑप्शन फैक्ट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? वो आजीवक सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी रखा गया? अशोक के कई नाम है, अशोक के कई नाम जो है उनके अलग अलग शिलालेखों में दिखाई देते हैं। तो जो है देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम है? वो भी एक अशोक का नाम है, सम्राट अशोक। कौन सा? ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। कनिष्क जो है कुषाण वंशी शासक है, कुषाण वंश। अब जब आप मौर्य पढ़ लेंगे, मौर्य के बाद जो है आप जो बाहरी आक्रांता आते हैं, हिंदू, कुश, यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, जो कुषाण आते हैं उनमें से कुषाणों में एक शासक है कनिष्क, जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है। उसमें जो है उसके दरबार में जो है एक चिकित्सक रहते थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चरक। तो आपसे कोई पूछेगा कि चरक जो सर्जरी के जनक माने जाते हैं हिंदुस्तान में, सॉरी सर्जरी के जनक और सुश्रुत माने जाते हैं, जो वो है, वो किस कौन है? वो चरक। ठीक है, चरक जो है उनके शासनकाल में रहते हैं। अगला है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? नगर पालिका प्रणाली अगर आप देखेंगे जो सबसे अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे बेहतर मानी गई है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के मौर्य वंश की मानी गई है, क्योंकि उस समय 6 समितियां काम करती थी एक नगर पालिका को चलाने के लिए, जिनके भिन्न भिन्न काम थे। तो वो क्या कौन सा था आपका? चंद्रगुप्त जो है मौर्य, ऑप्शन बी सही है। तो उसके लिए कौन कौन सी समितियां थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहली समिति जिसका नाम था औद्योगिक कला एवं कारीगरों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति उसका नाम था विदेशी यात्रियों का भोजन एवं निवास चिकित्सा का प्रबंध करना। तृतीय थी जनगणना का हिसाब रखती थी। और चौथी थी नगर के व्यापार एवं वाणिज्य की देखरेख करती थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए के ना, ए के और कहा इस प्लेस के लिए RVT। ठीक है, के। ठीक है, तो ए के में ये पहला आजाद शत्रु पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है आपसे? कौन सी बौद्ध संगीत आई थी कनिष्क के शासन में? तो ये है आपके सबसे पहले अजातशत्रु, फिर यह है कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। कनिष्क मतलब चौथी बौद्ध संगीत, वो चौथी बौद्ध संगीत है, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। वही है आपकी कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में। तो चौथी बौद्ध संगीत तो कहाँ होगी? ये चौथी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौर्यकालीन भारत में के विवरण वाली इंडिका के लेखक सबको पता है, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, एक और ऑप्शन है उनकी बुक्स हम देख लेते हैं। फाहियान की जो है पुस्तक वो है, वो आपकी कौन सी है? फ्यू क्यों की अगर आपसे पूछे फू क्यों की किसकी पुस्तक है? ये फाहियान की है। और ह्वेन सांग की है सू की यू,
सु यू की जो है ये किसकी है, ये ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, वो हर्षवर्धन के काल में आया। अगर फाहियान पूछेगा तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं उनके शासनकाल में आया, और मेगास्थनी चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, चरक संहिता के लेखक। चरक संहिता के लेखक को चरक होंगे। चरक संहिता किससे संबंधित है, सबको पता है, चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कैसी अर्थव्यवस्था थी, मौर्य अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन ये सही है, कृषि। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कौन सी थी, मौर्य अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं, 1 से लेकर 14 तक शिलालेख है। जैसे पहले में उन्होंने पशु बलि की निंदा की है, फिर किसी में अहिंसा की बात की है। तो इससे संबंधित जो कई शिलालेख है उनमें से सबसे बड़ा शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख में जो उन्होंने किया है वो कलिंग विजय का जिक्र किया है, तो ये सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। कलिंग विजय के बाद ही अशोक ने जो है वो अहिंसा का रास्ता जो है वो पकड़ा था। तो इसमें कौन सा है सबसे बड़ा शिलालेख, कौन सा है, वो 13वां शिलालेख है, वो सबसे बड़ा शिलालेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी। अशोक ने जब कलिंग पे आक्रमण किया तो उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। तोसली क्या है, कलिंग की राजधानी थी उस समय, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो कलिंग की राजधानी अगर आपको इससे कोई पूछे तो आप तोसली याद रखिएगा। वो अशोक ने आक्रमण किया था तब भी तोसली थी और पहले भी तोसली थी। बाद में जो है दोबारा जब कलिंग पे किसी ने शासन करना धीरे धीरे शुरू किया किसी छोटे राजवंश पे, तब राजधानी बदल गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तक्षशिला शहर वो किसके बीच स्थित है, वो आपका स्थित है सिंधु और झेलम के बीच। तक्षशिला शहर जो है वो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख अशोक का, जो वो किसका वर्णन करता है, वो कलिंग विजय की वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है ना, अगला, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ सौर स्तंभ जो है वो एक स्तंभ कहाँ पर है, मतलब वो कहाँ पर स्थित है, वो है आपका जो है सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, सारनाथ। एक अशोक का स्तंभ है जिसमें एक तरफ जो है तीनों तरफ चारों तरफ जो है शेर का जो है वो आकृति बनाया, जो भारत का इसमें अशोक स्तंभ के नाम से जिसको जानते हैं, तो कहाँ पे, सारनाथ में। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के एकमात्र राजनीतिक सलाहकार थे जिन्होंने उनको गद्दी पर बिठाया घनानंद को हराकर, महापद्म नंद को हराकर। तो घनानंद का जो है वो वंशज था महापद्म नंद, नंद वंश के बाद। तो आप इसमें देखेंगे तो एक ही थे, कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य के कई नाम थे, विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य थे। ठीक है ना, तो इसमें से ऑप्शन कौन से काटे, चाणक्य उन्हीं का नाम है, कौटिल्य उन्हीं का नाम है, विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश के एक शासक है। ठीक है, तो ये उनका नाम नहीं है, ये जो तीनों जो है ये कौटिल्य के ही नाम है, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के कई शिलालेख हैं, तक्षशिला से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान से लेकर साउथ में भारत में जो है पूरे भारत में कई शिलालेख हैं, उनमें से कई अलग अलग भाषाओं में भी है, कुछ देवनागरी लिपि में है, कुछ खरोष्ठी लिपि में है। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो ब्राह्मी लिपि में नहीं है। ब्राह्मी में तो कौन सा है, शाबाशगढ़ी। कौन सा, शाबाशगढ़ी जो है ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, किसमें, खरोष्ठी। और मैं पूछेगा कि अशोक का कौन सा शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में नहीं है, तो वो शाबाशगढ़ी है। शाबाशगढ़ी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित है, और इसकी जो लेखन शैली है वो कौन सी है, वो खरोष्ठी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो है वो स्तंभ है। मौर्य कला का अगर सर्वोत्तम प्रतिमान पूछेगा, मतलब उसकी यूनिकनेस पूछेगा आपसे, तो क्या है, वो स्तंभ है। स्तूप और चैत्य ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित दिख जाएंगे। ठीक है, चैत्य जहाँ पर जो है वो निवास करते थे उनके, और विहार जिनको बोलते थे चैत्याज विहार, और स्तूपा उनके पूजा स्थल होते थे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्यकालीन नहीं था। अशोक के साम्राज्य काल के दौरान कौन नहीं था, वो क्या, कामरूप। कामरूप असम में जो है कामरूप एक साम्राज्य शासन करता था, लेकिन वो किसका साम्राज्यकालीन नहीं था, वो अशोक का साम्राज्यकालीन नहीं था निम्न से। अगला देखते हैं, अगला है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। सांची स्तूप स्तूप मौर्य से संबंधित, बुद्ध से संबंधित है, और बुद्धा जो है सबसे ज्यादा जो मौर्य कालीन से संबंधित है, उसी टाइम पर उनका जो है मगध के आसपास उन्होंने क्या है। तो सबसे पहले कौन सा आपसे हो जाएगा, मौर्य काल आप सही हो जाएगा। योग दर्शन सबको पता है, 6 दर्शन है, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन। ठीक है, इनमें से किस दर्शन का कौन जो है उसका उद्गाता है, वो आपको, जैसे सांख्य दर्शन के जो जनक हैं वो गौतम माने जाते हैं। तो क्या नाम है, मीमांसा के, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दो हैं, उसमें अलग अलग ना, वो आप लोग बाद में करा दिया जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि पतंजलि के कौन उत्पादक है, तो वो कौन है, प्रणेता को तो है
योग के कौन है, वो पतंजलि है, ठीक है। योग के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा। ये पूछ रहा है, इसने एक क्रोनोलॉजी आपको सेट की है, आसपास का सब कुछ बताया। वो पूछ रहा है कि किस वंश का ये शासक था। तो ये क्या है, पुष्यमित्र, उसका नाम दे दिया, पुष्यमित्र नाम है उसका। इस वंश का स्थापना की थी, इसके प्रभुत्व दक्षिण से नर्मदा तक फैला था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा शहर में इसी में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। उन्होंने बैक्टीरियन एवं डोमेटियन को हराया भी था। राजवंश क्या है, 5वां राजभक्त था। ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। किससे संबंधित, पुष्यमित्र जो है वो शुंग वंश की उन्होंने स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग वंश, इसलिए उनको उनका पूरा नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश हम लोग कहाँ पे, शुंग राजवंश कहाँ पे, ऑप्शन डी, ठीक है, शुंग। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरणविद पतंजलि किसके कालीन था। पतंजलि जो है वो किसके राजदरबार में रहते थे, पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग के राजदरबार में रहते थे पतंजलि। और जो है उन्होंने किस दर्शन की थी, योग दर्शन की जो है वो की थी, प्रवणता थे। अगला, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, सबको पता है। भारत पर बाह्य आक्रांताओं का जब आक्रमण शुरू हुआ तो सबसे पहले हिंद कुश आए, फिर यूनानी आए, हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो पूछ रहा था निम्न में से कुषाण भारत में कहाँ से आए थे, पहले जो ये आक्रांता था ये कहाँ से आए थे। ये आए थे चीन और तुर्कमेनिस्तान का एरिया आप देखेंगे, मंगोलिया, चीन और तुर्कमेनिस्तान जो है यहाँ पर, यहाँ से जो है उनका आक्रमण हुआ था। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ये चीनी तुर्कमेनिस्तान। इस तरह से हम लोगों ने जो है इंडियन हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन की सीरीज में ये पहला जो है क्लास कंप्लीट कर लिया। ऐसे धीरे धीरे 3-4 क्लासेस में जो है अब तक के आए हुए यूपीटी प्लस के सारे क्वेश्चन जो है करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।